Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो फ्रेंड्स, अगेन ए वार्म वेलकम इन क्रिएटिव कॉमरेड। और अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेबर लॉ के क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लेबर लॉ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं, ठीक है ना। और हमने ये स्लाइड प्रिपेयर की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर अपने फेमस कोट के साथ। व्हेन पीपल लूज होप दे डोंट नो हाउ मच दे वाज क्लोज टू सक्सेस, सो फ्रेंड्स नेवर गिव अप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कलर चूज कर लेते हैं, रेड रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आपसे बताना चाहूँगा, इसका पहला लेक्चर आ चुका है, ठीक है ना। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन के लेबर लॉ के 20 क्वेश्चन के अबाउट डिस्कस किए हैं जो यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 4-5 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके लेबर लॉ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, और मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में स्लाइड बनाने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, और जिसको हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी वाला सेक्शन देख सकता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन से। क्या बोल रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम ए स्कीम टू बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ठीक है ना, अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग। देखिए, ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो पेंशन स्कीम फॉर्म की है ना, पेंशन स्कीम फॉर्म की है अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग, तो उसका मेन पर्पज क्या है, ठीक है ना। उसका मेन पर्पज क्या है, तो देखिए, जो अकॉर्डिंग टू पेंशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1957, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आपकी है, ओके। आपने पढ़ा होगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, आई थिंक 1957 है ना, 1957 है 1975, 1957 है। आप डेट के बारे में कंफ्यूज हो फ्रेंड्स, तो थोड़ा देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ने ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है 1957, ये किसके अंतर्गत आती है, ये अपने ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1952 के अंतर्गत आती है। तो ये पूछ रहा है कि इस स्कीम का मेन पर्पज क्या है। तो इस स्कीम का पर्पज ये है फ्रेंड्स कि सुपर एनुएशन पेंशन, मतलब जैसे अगर आपका एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसको क्या दिया जाए, पेंशन प्रोवाइड किया जाए रिटायरमेंट होने पे। रिटायरिंग पेंशन, तो देखिए, तो रिटायरिंग पेंशन करेक्ट है, ठीक है ना, उससे पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर ये बातें की गई है। पार्शियल डिसेबलमेंट पेंशन, टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली इस क्वेश्चन, इसके आंसर मेरे को डाउट है, लेकिन फिर भी जहां तक मैंने पढ़ा है तो उसमें देखिए सुपर एनुएशन पेंशन के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। इस स्कीम में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सुपर एनुएशन पेंशन स्कीम की बात की गई है, रिटायरिंग पेंशन स्कीम की बात की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट पेंशन की बात की गई है, लेकिन पार्शियल डिसेबलमेंट पेंशन की बात के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर डी मार्क कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 4, आंसर डी। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा श्योर हो और आपको कोई ज़्यादा बेहतर आंसर मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग आंसर 1, 2, 4 होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर मैंने काफ़ी सर्च किया फ्रेंड्स, वो मिला नहीं मेरे को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, क्या बोल रहा है, नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज बीन चेंज्ड इन ईयर 2009, ठीक है ना। तो कौन सा एक्ट हुआ, कौन सा ऐसा एक्ट है जो 2009 में चेंज हुआ है, ठीक है ना। इसका हिंदी वाला सेक्शन भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस विधान, मतलब किस लेजिस्लेशन का नाम परिवर्तन किया गया है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा वर्कर कंपनसेशन एक्ट था उसको 2009 में चेंज करके उसे वो क्या हो गया है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो क्या है आपका कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, हिंदी में हो जाएगा। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं फ्रेंड्स वर्कर कंपनसेशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि यूपीएससी के थ्रू पूछा गया है, ठीक है ना।
तो यही यूपीएससी की खासियत है फ्रेंड्स। आगे देखते आगे बढ़ते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट, एक्चुअली ये हमारा लेबर लॉ का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने पेस्ट कर दिया है क्योंकि बार बार कट करना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो मैंने कहा पेस्ट कर दिया जाए। अगर आपकी इच्छा हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। एक्चुअली इसका आंसर स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये भी इसको एलिमिनेट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा लेबर लॉ का क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से पेस्ट हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 102। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण संबंधी उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी पेंशन योजना नामक योजना निम्नलिखित उपलब्ध कराने के प्रयोजन से तैयार कर सकती है। एक्चुअली वो जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये हिंदी वाला फॉर्म है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। निम्नलिखित में कौन सा अनुचित श्रम आचरण है। इसका इंग्लिश में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। तो इसमें कौन सा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो देखिए अवैध हड़ताल के दौरान कामगारों की भर्ती, चलिए ये हो सकता है, मेरे को भी लगता है। प्रबंधन नीति के अनुसार कामगारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, ये बोल रहा है कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आप रूल के अनुसार ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसी, तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। आपराधिक मामलों में लिप्त किसी कामगार को बर्खास्त करना, ठीक है ना। तो डिसमिसिंग ऑफ ए वर्कमैन इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस, अगर कोई वर्कमैन आपका क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, अगर आप उसको डिसमिस कर रहे हो तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के साथ सद्भाव पूर्वक सामूहिक सौदा करने से इनकार करना। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन है, उसके साथ आप समझौता करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है ना, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन ए। देखिए क्या होता है, स्ट्राइक चाहे लीगल हो चाहे इलीगल, लेकिन जब स्ट्राइक चल रही है तो उस कंडीशन में, उस टाइम पीरियड में आप किसी वर्कर को हायर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एडजुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी हैज बीन स्टेबलाइज। औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए निम्नलिखित में कौन सी मशीनरी तंत्र की स्थापना की गई है, ठीक है ना। तो औद्योगिक विवादों में न्याय निर्णयन मतलब एडजुडिकेशन करना, एडजुडिकेशन मतलब फैसला सुनाने के लिए, है ना। कौन सा मशीन मतलब कौन सा मशीनरी स्टेबलाइज की गई है, तो देखिए आपका औद्योगिक प्राधिकरण भी औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स मैं अगेन एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लेबर लॉ का ईपीएफओ का पेपर देने जा रहे हैं और लेबर लॉ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसको अच्छे से पढ़िए, और उसको आप पढ़ सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एक सक्सेस ट्री चैनल है तो उसने इसका एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का, तो आप वहाँ से भी वो पर्टिकुलर वीडियो जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से ही, और ये भी क्वेश्चन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो औद्योगिक अधिकरण जो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वो भी क्या करता है, एडजुडिकेशन करता है। उसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन लेबर कमेटी, देखिए लेबर कमेटी वेज बोर्ड, देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा गया है कि ओके औद्योगिक विवादों के न्याय निर्धारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी मशीनरी तंत्र की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑन लेबर अपना न्याय नहीं करता। लेबर कमेटी भी क्या, लेबर कमेटी का काम क्या है फ्रेंड्स, लेबर कमेटी आपका ये देखती है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, ये सब काम कौन से देखती है, लेबर कमेटी देखती है, ठीक है ना। ये सब काम लेबर कमेटी देखती है। छोटे मोटे कोई इशू है तो उसको भी कैसे सॉल्व किया जाए ये लेबर कमेटी देखती है, ठीक है। लेकिन न्याय निर्णय में लेबर कमेटी का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे हाउ टू रिजॉल्व लेबर इशू, तो वहाँ पे वर्किंग कमेटी का
पहले नाम आता है, ठीक है ना, लेकिन जब आप उसका मेन फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से भी ये क्वेश्चन भी उसी से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट क्या है, राइट आंसर क्या हो गया, द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है, तो अगर जिनको समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो कोई अनुचित श्रमिक आचरण करता है के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या दंड विहित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, और मैंने अपने मैराथन वीडियो में इसको पढ़ा के रखा है कि अगर कोई भी पर्सन है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को फॉलो नहीं करता तो उसे क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। तो उसे क्या हो सकता है, 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक जुर्माना, या दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, ये हिंदी में है और इसका इंग्लिश वाला वर्जन शायद यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जिसको हिंदी समझ में ना आए तो वो इंग्लिश वर्जन देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी से स्टार्ट करूंगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार किसी भी उद्योग में नियोजित एक कर्मकार जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए नियोजित ना रहा हो, मतलब वो 1 वर्ष से ज्यादा काम कर रहा है, 1 वर्ष से ज्यादा समय से काम कर रहा है, कि छटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्त निम्नलिखित में कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप जान लीजिए कि रिट्रेचमेंट क्या होता है, ठीक है ना। आपका पहले आपको ये जान लीजिए कि रिट्रेचमेंट क्या होता है, और आपका जो रिट्रेंचमेंट है वो किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो आप ये गूगल पे सर्च करिए कि रिट्रेचमेंट किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं तो छटनी रिट्रेचमेंट होता है क्या फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए किसी कंडीशन से अब अपने किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा दिन तक हायर नहीं कर सकते, आपको उसे निकालना है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिट्रेचमेंट। तो अगर आप रिट्रेचमेंट करना चाहते हो तो मतलब आप किसी एम्प्लॉय को पर्टिकुलर लीगल तरीके से आप निकालना चाहते हो। रिट्रेचमेंट मतलब आप किसी एम्प्लॉय को लीगल तरीके से आप निकालना चाहते हो। अब आप उसको जॉब देने के योग्य नहीं हो या आपकी कंपनी में काम नहीं बचा है, तो उस समय आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो उससे क्या करना पड़ेगा, उसे लिखित नोटिस देना पड़ता है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। पहले आप 1 महीने का नोटिस दोगे, उसके बाद आप उसको कंपनसेशन भी पे करते हो। जैसे आप जब आप लीगल रिट्रेचमेंट करते हो तो उस कंडीशन में पहले आप 1 महीने का नोटिस देते हो, फिर उसके बाद क्या आप कंपनसेशन भी पे करते हो 15 डेज का, ऐसा कुछ रहता है, रूल रहता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये जरूर सर्च करिएगा कि आपका जो छटनी है, रिट्रेचमेंट है, वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वाला वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फॉलोइंग इज एन कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है औद्योगिक विवाद अधिनियम मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 7 सेक्शन 7 ओके के अधीन किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त एक पूर्ववर्ती शर्त निम्नलिखित में कौन सी है। ये क्वेश्चन हम अपने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए इसके लिए मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको कि देखिए, जो आपका श्रम न्यायालय का जो अधिकारी होता है, श्रम न्यायालय का आपका जो हेड होता है वो कौन होता है। पहली बार तो वो क्या जज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और उसे 3 वर्ष तक उसने ज्यादा हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। इसके अलावा वो जिलाधीश न्यायालय जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उस पर 3 वर्ष से ज्यादा उसे अनुभव हो, या तो ठीक है ना, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो या तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 वर्ष से ज्यादा का अनुभव हो। ये तो कॉमन बातें हैं। इसके अलावा चलिए हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, ये सेक्शन 7 में बताया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 7 में बताया गया है कि देखिए लेबर कोड के बारे में मैं इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ तो आपको कोई डाउट ना रह जाए लेबर कोड के बारे में। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, नोटिफाइड करेगा भाई ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, ठीक है ना, नोटिफाइड करेगा और वहां पे लेबर कोड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड लेबर कोड वहां पे, लेबर कोड कौन, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लेबर कोड किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये भी दिया है कि लेबर कोड सेल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली टू अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो लेबर कोड में
एक आदमी ऐसा होना जरूरी है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया हो, ठीक है ना। ए पर्सन शैल नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, ठीक है ना। अब कौन सी कंडीशन में, देखिए आप आप अगर लेबर कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहते तो आपके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक मिनट, ही इज और हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया है। ही हैज फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर बीन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ जज, मतलब वो हमारे जिला न्यायालय में कम से कम 3 साल तक उसने काम किया हो, 3 साल को उसे अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ही हैज हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, उसने किसी भी जुडिशियल ऑफिस में 7 साल से ज़्यादा अगर वो काम किया है तो भी वो आपके लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगला ऑप्शन क्या है, ही हैज़ बीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट कमीशनड अंडर एनी प्रोविंशियल एक्ट ऑफ स्टेट फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, ओके। तो जैसे मान लीजिए आपके स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लेबर कोर्ट बनाया है, ठीक है ना। अब उस लेबर कोर्ट में आपने 5 साल से ज़्यादा एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम किया है तो आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू लेबर कोर्ट के जज बन सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर किसी स्टेट के द्वारा अपॉइंटेड लेबर कोर्ट में आपने एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर 5 ईयर काम किया है तो आप हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा असाइंड लेबर कोर्ट के जज बन सकते हो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर अब चेक करते हैं। भारत में न्यूनतम 15 वर्ष के लिए न्यायिक पद पर धारण किया हो, तो ठीक है ये भी राइट है क्योंकि मिनिमम क्या होना चाहिए 7 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ पे 15 वर्ष दिया है तो ये भी राइट है। जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, ठीक है ये भी राइट है क्योंकि 3 वर्ष का अनुभव भी चाहिए, इसके पास तो 5 वर्ष का है तो ये भी एलिजिबल है। किसी भी राज्य अधिनियम के अधीन गठित किसी श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में 20 वर्ष का अनुभव, ठीक है ना। तो किसी भी स्टेट के द्वारा गठित, ठीक है ना, किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में कितने वर्ष का, केवल 5 ईयर का ही अपने को एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इसके पास तो 20 वर्ष का है तो ये भी एलिजिबल है। भारतीय न्यायिक सेवा की ग्रेड 3 में एक अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है ना, तो ये भी एलिजिबल है। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हमारे जो ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, भारतीय न्यायिक सेवा के ग्रेड 3 में एक अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो, ये हमारे सेक्शन 7 में ऐसा नहीं बताया गया है। ये हमारे सेक्शन 7 में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 7 में ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आप जब डिटेल में जाएंगे तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर कोई भी हमारे सिविल सेवा के ग्रेड 3 का जो ऑफिसर है वो भी इसका जज बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या एक्सेप्शनल कंडीशन होती है, ठीक है ना। उसके बारे में सेक्शन 7 नहीं बताया गया, तो ये सेक्शन 7 के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब एक्चुअली सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेट, आई हैव डन मिस्टेक हियर। एक्चुअली क्या है, इसका आंसर वाला सेक्शन मैंने पेस्ट नहीं किया है, ठीक है ना, इसका आंसर वाला सेक्शन पेस्ट नहीं किया है। वहां पे ऑप्शन था 1 2 3 4 ऑल ऑफ द ऐसा करके ऑप्शन था, अभी मुझे याद आया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भारतीय न्यायिक सेवा का ग्रेड 3 का ऑफिसर होता है वो भी एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल कंडीशन में काम करता है, ठीक है ना। तो ये ओके, तो ये तीनों शर्त तो फॉलो ही है, ये भी राइट है, ठीक है ना। तो अगेन यूपीएससी ने हमारे साथ यहाँ पे गेम खेला है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ओके, तो सेक्शन 7 के अंतर्गत, लेकिन सेक्शन 7 के अंतर्गत केवल यही 3 बातें की गई है, ठीक है ना। तो अगर अपात्रता की शर्तें पूछा जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है कि कौन सी हम्म, मतलब कौन सी एक ऐसी न्यायालय के पीठासीन जिनका पैर के रूप में नियुक्त होती पूर्ववर्ती शर्त, तो इस कौन सी ऐसी शर्त है जिसपे वो नियुक्त हो जाएगा, तो ये तीनों शर्तें फॉलो करता है, ठीक है ना। शायद मैं इसका आंसर वाला सेक्शन पेस्ट करना भूल गया हूँ, लेकिन हमें हमारा मेन एम फुलफिल हो गया है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी थी वो हमें मिल गई है, ठीक है ना। चलिए, अगर अपात्रता की शर्त पूछता तो उसका ऑप्शन क्या हो जाता, डी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121,
कर्मचारी भविष्य निधि, इसका इंग्लिश वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंडर द एम्प्लॉय Under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, the central government may authorize an employee to maintain a provident fund account in relation to the establishment upon an application made by the employer and majority of such establishment employee, provided that the number of person employed in the establishment is not less than 20। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछ रहा है जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो, सिंपल से इसका मतलब अगर आप कोई भी लीगल काम करना चाहते हो तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 तभी अप्लीकेबल होता है जब आपके स्टेबलाइजमेंट में या आपकी फैक्ट्री में 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि जो हमारा एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 किस पे लागू नहीं होता? सहकारी सोसाइटी अधिनियम। तो देखिए याद रखिएगा फ्रेंड, जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो सहकारी सोसाइटी पे, जो हमारा कॉर्पोरेशन सोसाइटी है उस पर लागू नहीं होता अगर उसमें 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो विथ पावर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, तो अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखिए किस पर लागू नहीं होगा। अगर आपके, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके फैक्ट्री में, ठीक है ना, अगर आपके फैक्ट्री में ठीक है ना, अगर आपके सहकारी सोसाइटी है, ठीक है ना, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, ओके, 50 से कम लोग काम कर रहे हैं विदाउट पावर के, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होता। ठीक है ना, याद रखिएगा हमारा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है वो कहाँ पे लागू नहीं होता? किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहाँ पे 50 से कम वर्कर काम कर रहे हैं विदाउट पावर। अगर विद पावर के साथ 50 वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे विदाउट पावर की बात की जा रही है। तो अगर विदाउट पावर 50 से ज़्यादा 50 से कम वर्कर काम करें तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अधिनियम में इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ते हैं, हिंदी बहुत टिपिकल है फ्रेंड्स, लेबर लॉ की हिंदी बहुत टिपिकल है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा तो इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा। एनी स्टेबलाइजमेंट विच इज ए फैक्ट्री इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री एज स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट इन विच मिनिमम ऑफ 20%, तो मिनिमम 20% पर्सन होने चाहिए एम्प्लॉई होने के लिए, तो राइट हो जाएगा। तो इसका हमारा जो आंसर क्या है, आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, 123 इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं, अगर शायद मैंने पेस्ट किया होगा तो है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हैज बीन अमेंडेड एज रीनेम्ड। देखिए जब 2009 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि क्या कर दिया है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, अंडर द डाउरी प्रोविजन, अगेन ये सब क्वेश्चन जो है हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड नहीं है, तो अगर आप एज अ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक भी ये क्वेश्चन लेबर लॉ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, ये शेड्यूल कास्ट का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैंने कट किया है और मैंने शायद गलती से इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन केवल लेबर लॉ से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये में जीएस भी आता है, और जीएस के लिए फ्रेंड्स मैं अलग से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं 2017 से 2021 तक के सभी पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। वो पेपर में इंग्लिश, मैथ और जीएस के लिए भी कर रहा हूँ। 2017 का कंप्लीट हो गया है और केवल जीएस पर केवल मैथ का लास्ट लेक्चर बचा है, तो मैं भी रात को अपलोड करूँगा या फिर कल सुबह। उसके बाद 2018 का हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए वो मेरा 17 से 21 सीरीज चल रहा है। ये तो लेबर लॉ के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है ना, 89 क्वेश्चन क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अनुसार मूल मजदूरी के अंतर्गत क्या आता है? जो वेजेस के अंतर्गत, इसका पूछने का मतलब है कि वेजेस के अंतर्गत क्या, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है? तो किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित उपलब्धियां, मतलब किसी एम्प्लॉय द्वारा गेन जो रेम्यूनरेशन उसे मिलता है तो वो सही है,
महंगाई भत्ता भी हमारा वेजेस में कैलकुलेट होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है ना, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वाला भी दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निपटारे या पंचाट के अधीन किसी नियोजक से कोई देय, नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स, लेबर लॉ का हिंदी वर्ड बहुत टिपिकल है क्या, an amount due from an employer under the settlement of award can be recovered by the workman by the following procedure laid down in the इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 33C में। देखिए फ्रेंड्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 47 से पूछा गया है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अमाउंट है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके आपके एम्प्लॉयर ने आपको रिट्रेच कर दिया गया, ठीक है ना, नहीं ऐसा आप समझिए कि मान लीजिए कोई कोई आपका जो इशू है वो किसी कॉन्सिलेशन बोर्ड में या किसी ट्रिब्यूनल में चल रहा था, अब उस ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दे दिया, ठीक है ना, उस ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दे दिया है, तो वो किसके, और आपको कुछ पैसा रिकवर करना बाकी है एम्प्लॉयर से, मतलब आपको एम्प्लॉयर से कुछ पैसा रिकवर करना है, तो पैसा वो किस एक्ट और उसके किस सेक्शन के अंतर्गत रिकवर होता है, तो याद रखें फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 33C के अंतर्गत आप अपना बचा हुआ पैसा एम्प्लॉयर से रिकवर कर सकते हैं आफ्टर कॉन्सिलेशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आफ्टर अवार्ड, नॉट अ कॉन्सिलेशन, आफ्टर अवार्ड ओके, आफ्टर अवार्ड, जो आपके लेबर कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, वो क्या करते हैं, अवार्ड देते हैं, याद रखिए, तो आफ्टर अवार्ड के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 91 का क्वेश्चन है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसको जूम करना भूल गया हूँ, शायद ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे दिखेंगे आपको। सॉरी, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे मैं फिर से आपको जूम करके एक बार स्लाइड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अधीन उस स्थापना में, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 था ना, 91 है, मतलब इसका इंग्लिश वाला वर्जन नहीं है। चलिए देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अनुसार उस स्थापना में कामबंदी, छटनी या उसके बंद किए जाने के लिए समुचित सरकार को पूर्व सूचना आवश्यक है, ठीक है, सही बात है, जहां कम से कम 100 वर्कर हो। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अगर आप रिट्रेचमेंट करना चाहते हो, ठीक है ना, लॉकआउट करना चाहते हो, तो पहले आप नोटिस दोगे। रिट्रेचमेंट के लिए कितने टाइम पहले नोटिस देते हैं, 1 महीने की पहले नोटिस देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वहाँ पे उस कंपनी में 100 कर्मचारी होने चाहिए, ठीक है ना, तो उस समय आपको अपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग कामबंदी मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटमेंट एक्ट 1947 ले ऑफ। देखिए ले ऑफ का क्या मतलब, ले ऑफ का मतलब ये है कि आपने टेम्परेरी किसी को आपने टेम्परेरी पीरियड के लिए आपने काम बंद करके रखा, ठीक है ना, टेम्परेरी पीरियड के लिए आपने कुछ एम्प्लॉय को आपने काम पे आने पे मना किया है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ठीक है ना। तो कुछ इसका मतलब ये होता है ले ऑफ का, और ले ऑफ के दौरान आपको क्या करना पड़ता है, 50% ऑफ बेसिक वेजेस पे करना पड़ता है, बेसिक वेजेस का 50% आप पे करना पड़ता है, और आप 45 डेज से ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ में नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो इसका केवल मीनिंग बताना है। टर्मिनेशन नहीं है, परमानेंट क्लोजिंग नो, फेलियर रिफ्यूजल नो, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो आप टेम्परेरी, मान लीजिए आप अपनी फैक्ट्री कुछ समय के लिए क्लोज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, ले ऑफ बोलते हैं। ले ऑफ में आपको अपने बेसिक वेज का 50% पे करना पड़ता है। इसके अलावा आप 45 डेज से ज़्यादा ले ऑफ में किसी भी एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद किसके द्वारा निपटाया जा सकता है, ठीक है ना, शायद इसका इंग्लिश वाला है। एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड बाई डायरेक्ट निगोशिएशन,
मेडिएशन और कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजक्शन। तो ये चारों तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका एजुडिकेशन बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये चारों तरीके से आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटल किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है, रिट्रेचमेंट मीन्स, रिट्रेचमेंट का मीनिंग पूछा जा रहा है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रिट्रेचमेंट, तो जब भी आप ये क्वेश्चन अगेन आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से लिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिट्रेचमेंट कहाँ कहाँ पे लागू होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर आपका टर्मिनेशन किस कंडीशन पे किया जा रहा है कि आपकी जो तबीयत है काफ़ी समय से ख़राब है, काफ़ी समय से आपकी तबीयत ख़राब है और आप काम करने में इनकैपेबल हो, तो उस कंडीशन में अगर आपका टर्मिनेशन किया जा रहा है तो उसे रिट्रेचमेंट नहीं बोलेंगे, ये रिट्रेचमेंट के अंतर्गत नहीं आता। सो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ द वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन ऑन इट्स एक्सपायरी। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया तो आपको निकाला जा रहा है, ये इस तरह का टर्मिनेशन भी आपके रिट्रेचमेंट के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इस तरह का टर्मिनेशन भी आपके रिट्रेचमेंट के अंतर्गत नहीं आता। चलिए, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर फॉर एन एनी रीजन हुज एवर अदरवाइज देन इज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जैसे मान लीजिए आपके किसी मिसबिहेव के कारण अगर आपको निकाला जाता है तो वो भी रिट्रेचमेंट के अंतर्गत नहीं आता। अगर आपको मिसबिहेव के कारण निकाला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो डिस्चार्ज बोलेंगे या तो डिसमिस बोलते हैं, मेनली डिसमिस बोलते हैं, ठीक है ना, उसे रिट्रेचमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो, ठीक है ना, अगर आप वर्कमैन खुद ही रिटायरमेंट लेता है कंपनी से, वो भी रिट्रेचमेंट के अंतर्गत नहीं आता फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव। इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद इसका इंग्लिश वाला वर्जन नहीं दिया, वो लास्ट पेज है, ठीक है ना। चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन, औद्योगिक, देखिए वही फिर से क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन लोक उपयोगी सेवा की परिभाषा किस धारा में दी गई है, ठीक है ना। तो किस धारा में लोक उपयोगी सेवा मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात किस सेक्शन में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेक्शन धारा 2N, मतलब सेक्शन 2N में यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात की गई है। तो अब सेक्शन 2K में क्या बात की गई है, तो सेक्शन 2K में फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना, शायद, हाँ ओके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन दी गई है। और सेक्शन 2J में शायद डिस्प्यूट के बारे में बताया गया, ठीक है ना, डिस्प्यूट की डेफिनेशन दी गई है। तो आप इसे गूगल पे देख लीजिए कि सेक्शन 2J किसके बारे में बताता है, डिस्प्यूट के बारे में बताता है, और सेक्शन 2 के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन है, ऐसा कुछ है, आप देख लीजिएगा। सेक्शन 20 ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सेक्शन 2K और 2J का मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है, 20 आप देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड नहीं है तो इसको एलिमिनेट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना, इसको हमने सॉल्व कर दिया है इंग्लिश वाले वर्जन में। क्या था इसका, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33C के अंतर्गत, ठीक है ना, आप अपना मनी रिकवर कर सकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की अपेक्षा है कि समुचित सरकार औद्योगिक स्थापना को कार्य समिति गठित करने का निर्देश दे यदि उससे स्थापना में नियोजित। देखिए ये सब वर्किंग कमेटी, ये सिर्फ आप तभी अपॉइंटमेंट करते हो, वर्किंग कमेटी आप तभी अपॉइंट करोगे जब आपकी फैक्ट्री में 100 या उससे अधिक लोग कार्य कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक विवादों के निर्धारण और न्याय निर्णय के लिए प्राधिकारी नहीं है, कार्य समिति, श्रम न्यायालय, इसको तो हम देख चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है ऑप्शन चेंज करके। तो कार्य समिति मतलब वर्किंग कमेटी पार्शियली है, वर्किंग कमेटी का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है लेकिन पार्शियल रोल है न्याय निर्णय के लिए, मतलब फैसला सुनाने के लिए। श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट उसी के लिए बनाया गया है, ट्रिब्यूनल उसी के लिए बनाया गया है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल,
ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड यूनियन कोई निर्णय नहीं करती, ट्रेड यूनियन केवल अप्रोच करती है आपका जो डिस्प्यूट है उसको सेंट्रल लेवल पे उसको ट्रिब्यूनल लेवल पे रेज करेगी या वर्किंग कमेटी के पास पहुंचाएगी, लेकिन वो न्याय निर्णय नहीं करती। वो क्या एक प्रकार से मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करती है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो ज़रूर बताइएगा, जो भी कमियां हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में सजेस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून ऑन विद क्रिएटिव कॉमरेड एंड नेवर गिव अप फ्रेंड्स। तो थैंक यू।